हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं माध्यमिक परीक्षा 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिल्कुल ईजी पेपर आया था आपका, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इसमें तुलसीदास की काव्य की उपयोगिता बताई गई है। ठीक है, इसमें तुलसीदास की काव्य की उपयोगिता बताई गई है और रामचरितमानस के बारे में बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा ब। दूसरा क्वेश्चन, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो रामचरितमानस है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था और करोड़ों हिंदी भाषी यानी करोड़ों लोग जो हिंदी भाषा को जानते हैं उनके लिए धर्म ग्रंथ भी है, नीति ग्रंथ भी है, काव्य ग्रंथ भी है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, यानी जाति जो बटी हुई है भारत में उनमें एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए रामचरितमानस का अपूर्व भूमिका रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ पर दे रखा है ऐसा। देखो, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने किया होगा, ईश्वर से आशा करता हूँ। चौथा, गाँव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। गांव में तुलसी और सूर की गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है शताब्दियों से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। जनपदों में गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका से। आपने क्या किया है कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाएँ, आप उसका लाभ उठा सकें। तो सारे पेपर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप खोल कर देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या है। इसका राष्ट्रीय महत्व आखिरकार में क्या है वो अपन को बताना था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, यानी भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर यहाँ दे रखा है। देखो, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन के सामने क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित अपठित काव्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपन को इसको पढ़ना था, इसके आंसर बता देता हूँ। छठा क्वेश्चन, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, रैदास का समर्पण भाव। ठीक है, रैदास जी के बारे में द्वारा ये काव्यांश आधारित है, तो रैदास का समर्पण भाव। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन हमारे सामने, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, शुरू की लाइन है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, यानी तुम तो चंदन हो और मैं पानी हूँ। तो पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है आपके, बिल्कुल ही ईजी आए थे क्योंकि आपके ऑप्शन डाल दिए ना, बिल्कुल ईजी कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है हमारे सामने, बड़े शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जलती है। कैसे, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखो, प्रभु तुम दीपक हम बाती, यानी प्रभु तुम दीपक और हम बाती हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका अर्थ यह है कि जो दीपक होता है वो दिन रात जलते रहता है। तो यहाँ पर जलती है, यानी जो दीपक है ना, और दीपक में जो बाती होती है वो दिन रात बरे यानी जलती रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलती है। ठीक है, इसके बाद में 9वें का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखोगे, 10वें का भी आप लिखोगे आपने क्या किया है, फिर मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है, यानी देहाती दुनिया उपन्यास से इनमें से कौन सा पाठ लिया गया है। तो
इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स माता का आंचल से लिया गया है, यानी देहाती दुनिया उपन्यास है ना, जो माता के आंचल से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में 12वां क्वेश्चन था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वर्णन दे रखा है वो हिमालय की यात्रा का वर्णन, इसमें ये जो पाठ है आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ, ये हिमालय की यात्रा का वर्णन करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये जो रिक्त स्थान थे इनकी पूर्ति करनी थी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जिस संज्ञा शब्द से खाली स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यदि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आती है तो आप राइट कर दोगे। इसमें जो राइट आंसर था, इसमें अपन को करना था कि जिस संज्ञा शब्द से आगे लिखना था व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके बीच में आएगा व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित होने का संकेत करता है, इसके बीच में आएगा क्या, निश्चित। निश्चित होने का, और आगे आ जाएगा संकेत करते हैं उन्हें कौन सा वाचक कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर निश्चित होने का आएगा। आपने क्या किया है कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो स्थायी होने पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्द का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, आपने 4 किया होगा। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई खाली स्थान नहीं होता, अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था परिवर्तन, परिवर्तन यानी परिवर्तन। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। और आप यहाँ पर भी देख रहे हो अविकारी, यानी इसके पहले ए लग गया, यानी नकारात्मक स्वरूप को बता रहा है, तो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं, ये बताना था। तो इसके अंदर आ जाएगा कृत प्रत्यय, आदत है। ठीक है, कृ और आदत है, कृत प्रत्यय। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार बताइए। इनमें 2 क्वेश्चन थे, पहले तो संधि के परिभाषा बतानी थी, दूसरा अपन को स्वर संधि यानी जो स्वर संधि है उसके प्रकार बताने थे। तो संधि की परिभाषा क्या होती है लिखना था। तो 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, यानी 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और ये क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन अपन को ये करना था कि स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार आप लिख देते तो राइट आंसर हो जाएगा। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में कर्मधारय व बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए। अपन को दोनों समासों में अंतर लिखना था, तो 2-2 लिख देते या 1-1 लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसमें पहला अंतर तो जो कर्मधारय समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद की प्रधानता
ठीक है। कर्मधारय समास में पहला तो अंतर ये हो गया कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन बहुब्रीहि समास में इसके विपक्ष में क्या होता है, इसका अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, एक अंतर हो गया, यानी आप इतना भी लिख देते तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बोलकर बता देता हूँ, दूसरा अंतर ये है कि कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में विग्रह प्रधानता होती है। यानी विग्रह प्रधानता का मतलब ये होता है कि इसमें है ना पदों का विग्रह कर लिया जाता है, यानी अलग किया जाता है इसमें पदों का। ठीक है, और जो बहुब्रीहि समास है उसमें वाक्यों का विच्छेद होता है, यानी वाक्यों को अलग किया जाता है, तो इसमें यह अंतर था। ठीक है, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपने क्या लिखा है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, न भूलना। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी विपत्ति, यानी बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति सिर पर आना, यानी अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, आकाश टूटना। ठीक है, तो बहुत बड़ी विपत्ति सिर पर आने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको लोकोक्ति दी गई थी, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। लोकोक्ति का अर्थ ये है, क्या है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, अधिकार पाने पर, अधिक ध्यान से सुनना, अधिकार पाने पर स्वार्थी व्यक्ति अपनों को ही लाभ पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार पाने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद में नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पांचवा किया है, छठा किया है, सातवां किया है, इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपका राइट आंसर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। कहने का मतलब है कि जो ये उदो है ना, वो श्री कृष्ण का मित्र था, और ये उदो है ना जो श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसका मित्र था। और ये गोपियाँ है ना जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है कि गोपियाँ उदो से कह रही हैं कि तुम हो अति बड़भागी। अति बड़भागी का मतलब भाग्यशाली, भाग्यशाली। आप ये भी लिख देते ना कि गोपियाँ उदो से बोल रही हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली, ऐसा भी लिख देते तो आपका राइट आंसर हो जाता। इसमें यह बताया गया है कि गोपियाँ कह रही हैं उदो से कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के मित्र हो, ऐसा बोलना था। ठीक है, तो आपने राइट आंसर लिखा होगा। इसके बाद में 11वां देखते हैं, माता का आंचल पाठ किसका चित्रण किया गया है। इसमें किसका चित्रण किया गया है, माँ का आंचल। आपको शब्द से ही दिख रहा है कि माँ की इसमें विशेषता बताई गई होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये विशेष क्वेश्चन था। यूमथांग का अर्थ लिखिए, कहाँ स्थित है। यूमथांग है ना, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ स्थित है। ये है ना जो सिक्किम में, आप सिक्किम भी लिख सकते थे या आप ये भी लिख सकते हो, सिक्किम के उत्तर में। सिक्किम के उत्तर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फूल ही फूल हैं और बड़ा सुंदर स्थान है, इसके चारों ओर घाटियाँ ही घाटियाँ हैं। तो आपको लिखना था कि यूमथांग सिक्किम के उत्तर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है, यहाँ पर फूल ही फूल हैं, इसके चारों ओर घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, ऐसा आपको लिखना था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में ये आपको क्वेश्चन दे रखे थे, आपके जो पाठ हैं उनके क्वेश्चन दे रखे थे। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों कहा, ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे। क्रिया को परिभाषित करते हुए कब कर्म के आधार पर क्रिया का उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया का अर्थ आपको पता ही है, क्रिया की परिभाषा किसी काम को करना ही क्रिया है, ये आपको करना था। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको करना था, बिल्कुल ही ईजी, सारे के सारे ईजी थे। आपको इसमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी थी, किस पाठ से लिया गया है, ऐसे लिखना था कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक उसका नाम लिखना था। ये सारी चीज़ें करनी थी, फिर व्याख्या करनी थी इसकी। बिल्कुल ईजी आया था, ज़्यादा दिक्कत नहीं, इनमें तो आप व्याख्या कर सकते हो, ये भी करना था।
अब इसमें है ना जो आपके पाठ के आधार पर दिए गए थे सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें आपको निबंध लिखना था। इसमें सबसे अच्छा निबंध है ये खेल वाला। अपन तो खेलों से परिचित रहते हैं ना, तो अपन इनको कर सकते हैं। अब आपके है ना जो कुछ पत्र आए थे कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अपूर्ण नगर के सुरेश हैं। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोग पुस्तकें मंगवाने हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखना था। बिल्कुल ईजी था, ठीक है। ये सारे के सारे आपको करने थे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप बताओ कि कितने क्वेश्चन किए हैं आपने, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।